हेलो डियर फ्रेंड्स, भाई और बहनों, बाबूज एंड दीदीज, वेलकम। आई एम उमेश कुमार उपाध्याय। नाउ यू आर वाचिंग योर ओन चैनल मास्टर्स एकेडमी फॉर इकोनॉमिक्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। सो लेट्स बिगिन। वेलकम बैक। आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। इसको डिस्कस करने से पहले हम अपने पिछले टॉपिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में चलते हैं। अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में डिटेल में जाना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप उसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो हाँ, देखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाले चैप्टर में हमने ये देखा था कि 3 फेजेस होते हैं। पहला प्रोडक्शन, दूसरा इनकम जनरेशन, तीसरा एक्सपेंडिचर। इन तीनों को हम कहते हैं ट्रिपल आइडेंटिटी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमेशा प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम जनरेशन और इनकम जनरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर। तीनों एक दूसरे के क्या है, आइडेंटिकल है। अब अगर हम इन तीनों का यूज नेशनल लेवल पे करते हैं तो उसे ही हम नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल एक्सपेंडिचर कहते हैं। लेकिन अगर उसी का यूज हम इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक लेवल पे करते हैं तो उसी को हम डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब हम चलते हैं नेशनल इनकम के डिस्कशन की तरफ। नेशनल इनकम refers to the sum total of factor income which is generated by the normal residents of a country during a financial year। इस डेफिनेशन से हमें 3 बातें पता चलती है। पहली, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम इज अ पेमेंट दैट इज मेड बाय प्रोड्यूसर सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर by rendering their services। कहने का मतलब यह है कि हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को जो अपना लेबर की सर्विस, कैपिटल की सर्विस, अपने लैंड की सर्विस और एंटरप्रेन्योरशिप की जो सर्विस देता है, और उसके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर लेबर के बदले में जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज देता है, लैंड के बदले में जो रेंट एंड रॉयल्टी देता है, कैपिटल के बदले में जो उसको इंटरेस्ट देता है, और एंटरप्रेन्योर के बदले में जो उसको प्रॉफिट देता है, इसी को हम कहते हैं फैक्टर इनकम। दूसरी भी एक इनकम होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम इज पेड टू ए पर्सन हु इज नॉट रेंडरिंग एनी सर्विसेज। ट्रांसफर इनकम ऐसा पेमेंट है जिसको किसी भी आदमी को, किसी भी पर्सन को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है, लेकिन बदले में उसने कोई भी सर्विस नहीं दी होती है। जैसे चैरिटी का पैसा, जैसे स्कॉलरशिप का पैसा, जैसे विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन। ये जो पेमेंट है, इन पेमेंट को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। जो पेमेंट करता है उसके लिए ट्रांसफर पेमेंट है, जो रिसीव करता है उसके लिए क्या है, वही ट्रांसफर इनकम है। तो चाहे नेशनल इनकम हो चाहे डोमेस्टिक इनकम हो, दोनों में केवल और केवल फैक्टर इनकम को शामिल किया जाता है, लेकिन ट्रांसफर इनकम को शामिल नहीं किया जाता है। दूसरा जो टर्म है वो है अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। इस फाइनेंशियल ईयर में डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम की अकाउंटिंग होती है, उसको कैलकुलेट किया जाता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है
वो है नॉर्मल रेजिडेंट। Normal resident is defined as a person who ordinarily resides in a country for 1 year or more than 1 year and whose economic interest lies in that country। देखिए, यहां पे सबसे पहले कहा जा रहा है कि कोई भी पर्सन कहीं का भी हो लेकिन 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर रह रहा है तो उसको उस कंट्री का हम क्या कहते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट कहते हैं। दूसरी बात, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहीं से जुड़ा होना चाहिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब है कि वो वहां पे प्रोडक्शन एक्टिविटी, कंजम्पशन एक्टिविटी या फिर इन्वेस्टमेंट किया हो तो हम कहेंगे कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहीं से जुड़ा हुआ है। स्लाइड में देख सकते हैं तो रेजिडेंट कोई भी हो सकता है, ये हाउस होल्ड का मेंबर भी हो सकता है या फिर कोई भी प्रोडक्शन यूनिट यानी कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, लेकिन कभी भी रेजिडेंट इज इक्वल टू सिटीजन नहीं होता है। सिटीजनशिप जो शब्द है वो पॉलिटिकल साइंस का टर्म है और जिसका मतलब नेशनलिटी से है, जबकि रेजिडेंट का जो मतलब है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है। देखिए, जब भी हम नॉर्मल रेजिडेंट की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक इकोनॉमी में जितने हाउस होल्ड के मेंबर हैं वो सारे के सारे रेजिडेंट मेंबर हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हाउस होल्ड में रेजिडेंट भी आते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट भी आते हैं और नॉन नॉर्मल रेजिडेंट भी आते हैं। रेजिडेंट में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले हमने बताया है कि रेजिडेंट में आता है कोई भी पर्सन जो उस कंट्री में 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर से रह रहा हो और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहीं जुड़ा हुआ हो। दूसरी बात है, उस रेजिडेंट के कॉन्सेप्ट में दूसरे कौन से लोग हैं ये सामने दिखाई दे रहा है कि उस सिटीजन ऑफ अ कंट्री जो उसकी एम्बेसी, जो एम्बेसी मतलब होता है दूतावास जहां पे राजदूत लोग रहते हैं। अगर मान लो उस कंट्री की एम्बेसी है वर्ल्ड में कहीं पे भी, उस एम्बेसी में हमारे जो सिटीजन काम कर रहे हैं वो भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट में आते हैं। कंसुलेट्स कोई सलाह मशवरा देने वाले लीगल एडवाइजर के लोग, ये भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं। मिलिट्री बेसिस, अगर वर्ल्ड में हमारी कहीं भी मिलिट्री बेस है, अगर वर्ल्ड में कहीं भी हमारा मिलिट्री बेस है तो वो मिलिट्री बेस और उसमें रहने वाले सिटीजन हमारे कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाते हैं। दूसरा, अगर कोई मेडिकल पेशेंट है हमारे कंट्री से चाहे कहीं भी चला गया हो लेकिन वो हमारे कंट्री का ही नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। स्टूडेंट्स चाहे विदेश में वो कितने साल तक पढ़ाई करें लेकिन वो हमेशा हमारे ही कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाते हैं। इसी तरह से अगर हमारे यहाँ कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे यहाँ वर्ल्ड बैंक के मान लो ऑफिस है, हमारे पर्सन जो वर्ल्ड बैंक में काम कर रहे हैं वो भी हमारे ही नॉर्मल रेजिडेंट्स रहेंगे, क्योंकि दिन भर वो वर्ल्ड बैंक के ऑफिस में काम करते हैं, उसकी ब्रांच में काम करते हैं और शाम को हमारे घर आ जाते हैं। इसी तरह से बॉर्डर पे रहने वाले लोग जो दिन भर दूसरे कंट्री के बॉर्डर में जाके काम करते हैं, शाम को अपने घर में आ जाते हैं, वो भी हमारे कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाते हैं। अब नॉन नॉर्मल रेजिडेंट कौन है, किनको नॉन नॉर्मल रेजिडेंट के रूप में हम एक्सक्लूड करेंगे? उसमें सबसे पहले आते हैं फॉरेनर, जो हमारे पास विजिटर के रूप में आते हैं, कॉन्फ्रेंस के रूप में आते हैं या फिर वैकेशन पे आते हैं, टूर्स पे आते हैं।
वो हमारे कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहे जाते हैं। इसी तरह से सीजनल वर्कर्स, जो पता चला बाहर से हैं, बाहर की कंट्री से हैं और 1 महीना 2 महीना 3 महीना हमारी कंट्री में आके क्या करने लगे, काम करने लगे, फिर अपने कंट्री में चले गए, वो भी हमारे कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाते हैं। अक्सर आप देखेंगे तिब्बती लोग आ जाते हैं, ठीक है, तो तिब्बती लोग पहले आते हैं, अपना सामान बेचते हैं, फिर अपने घर चले जाते हैं, तो वो लोग भी नहीं माने जाएंगे हमारे नॉर्मल रेजिडेंट। नेपालीज आते हैं, चले जाते हैं, वो भी हमारे कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। इसी तरह से अलग अलग कंट्री से डिप्लोमेट्स आते रहते हैं, जो हमारे कंट्री में आएंगे, फिर उसके बाद अपना मीटिंग कॉन्फ्रेंस खत्म होकर चला जाएगा, वो भी हमारे कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाते हैं। इसी तरह से इंटरनेशनल कोई भी इंस्टीट्यूशन है, अगर उसमें विदेशी काम करते हैं, फिर वो चले जाते हैं। अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या कोई फॉरेन बैंक का ऑफिस हमारी कंट्री में है, उसमें फॉरेनर काम करते हैं, तो वो फॉरेनर भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाते हैं। इसी तरह से फॉरेन कंसुलेट्स, यानी कि जो है कंसल्टेंसी वाले, टेक्नीशियन, इंजीनियर, जो किसी प्रोजेक्ट में काम करने के लिए हमारी कंट्री में आते हैं और चले जाते हैं, वो भी हमारे कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अब ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर। अब डोमेस्टिक इनकम के बारे में डिस्कशन करते हैं। डोमेस्टिक इनकम refers to the sum total of factor income which is generated within the domestic territory of a country during a financial year। इस डेफिनेशन से हमको 3 बात पता चलती है। पहला, सम टोटल फैक्टर इनकम, दूसरा डोमेस्टिक टेरिटरी, तीसरा अ फाइनेंशियल ईयर। फैक्टर इनकम और फाइनेंशियल ईयर के बारे में हमने नेशनल इनकम का डिस्कशन करते समय क्लियर कर लिया है। अब एक स्लाइड की सहायता से हम डोमेस्टिक टेरिटरी को एक्सप्लेन करेंगे, क्लियर करेंगे। तो आइए चलते हैं। टेरिटरी, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस, इकोनॉमिक टेरिटरी इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच persons, goods and capital circulate freely। यह डेफिनेशन यूनाइटेड नेशंस का इसलिए हमने लिया है क्योंकि ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। इसी के बेस पे जो स्लाइड दिखाई दे रही है, अब हम उसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आपके सामने इस स्लाइड में लेफ्ट हैंड साइड में एक इंडिया का मैप दिखाई दे रहा है। ये मैप है, इसी मैप की सहायता से हम अब डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो देखिए, डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी, सबसे पहले जान लीजिए कि वो एरिया है जिसमें किसी कंट्री के पर्सन, आदमी, गुड्स और साथ साथ में कैपिटल बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी इंटरफियरेंस के मूव कर सकते हैं। कहने का मतलब है वहां पे हमारे कंट्री के पर्सन्स जाके वर्क कर सकते हैं, वहां पर हमारी गुड्स एंड सर्विसेज को आराम से सेल किया जा सकता है और वहां पे हमारी कंट्री के लोग जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस डोमेस्टिक टेरिटरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है। अब हम देखते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आता है। सबसे पहले डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है पॉलिटिकल बाउंड्री। पॉलिटिकल बाउंड्री, जैसा कि हमारे इस स्लाइड में लेफ्ट साइड में दिख रहा है इंडिया का मैप, इस पूरे इंडिया के मैप का जो एरिया है उसको हम पॉलिटिकल बाउंड्री कह रहे हैं। दूसरा, हाई कमीशंस, एम्बेसीज, मिलिट्री बेस जो कि ओवरसीज में यानी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में इस्टेब्लिश हैं, वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या माना जाएगा, एरिया माना जाएगा। जैसे मान लो हमारे हाई कमीशन या हमारी एम्बेसीज रसिया में है,
तो जहां पे वो स्टैब्लिश है हाई कमीशन और एम्बेसी, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या माना जाएगा? पार्ट माना जाएगा। इसी तरह से हो सकता है कि हमारे कंट्री का मिलिट्री बेस अफगानिस्तान में हो, शांति दूत के रूप में, वहां पे जो है शांति दूत के रूप में उसका अरेंजमेंट हुआ हो यूएनए के थ्रू, या इंडिया ने खुद जाके वहां पे मदद की हो। वो सारा का सारा मिलिट्री बेस जहां पे हमारे मिलिट्री के लोग रह रहे हैं, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। नेक्स्ट, वो वाटर एरिया जहां पे हमारे शिप, फिशिंग वेसल्स यानी कि बोट्स मूव कर सकती हैं, जहां पे उनको कोई रोकने वाला नहीं है, वो सारा का सारा टेरिटोरियल वाटर का एरिया हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या माना जाएगा? पार्ट माना जाएगा। साथ ही साथ वो स्काई एरिया जहां पे हमारे कंट्री के एयरक्राफ्ट आसानी से उड़ सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, वो एयर स्पेस भी हमारी कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाता है। जब भी हम डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एरिया हमारी कंट्री में शामिल हो गया है। ऐसा नहीं है कि उसका मालिकाना हक, यानी हम उस एरिया के क्या हो गए हैं? मालिक हो गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस केवल यहां पे इतना ही मतलब है कि वहां पर हम अपने कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, ये सारी एक्टिविटीज कर पा रहे हैं। हमको कोई रोकने वाला नहीं है, हमारा उनके साथ समझौता हुआ है, तो इसलिए वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या है? पार्ट है। मालिकाना हक की बात जब होगी तो वो पॉलिटिकल साइंस का टर्म होगा कि इतना एरिया हमने कब्जा कर लिया। वो एरिया हमने कब्जा नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट, डोमेस्टिक टेरिटरी में हम क्या क्या शामिल नहीं करते हैं। जैसे हमारे कंट्री के एम्बेसी फॉरेन में थी, रसिया में थी, जापान में थी, जहां जहां हमारी एम्बेसी थी उसको हम अपनी कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मान रहे हैं। इसी तरह से अलग अलग कंट्री के जो एम्बेसी हमारे कंट्री में है, हम उसको अपने डोमेस्टिक टेरिटरी से एक्सक्लूड कर देते हैं और वो उनके डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या माना जाएगा? पार्ट माना जाएगा। इसी तरह से फॉरेन गवर्नमेंट के एड एजेंसीज हैं, अगर वो हमारे कंट्री में कहीं इस्टेब्लिश है, तो वो उनके डोमेस्टिक टेरिटरी का हम क्या मान लेते हैं? पार्ट मान लेते हैं। इसी तरह से अगर कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, WTO हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, WHO हुआ, अगर हमारे यहाँ कोई ब्रांच खुली हुई है, उसकी कोई ऑफिस है, तो उसको भी हम अपने डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानते हैं। दरअसल ये जो जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये अगर किसी भी कंट्री में इसकी ब्रांच है, तो ये किसी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल नहीं किए जाते हैं। इनको हर कंट्री से क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है। अब इसी चीज को देखिए, जो लेफ्ट साइड में जो इंडिया का मैप है उसमें दिखाया गया है। जैसे इंडिया का एक हाई कमीशन इस्लामाबाद में है, तो ऐसा नहीं है कि उस एरिया को हमने इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान से कब्जा कर लिया है, लेकिन उसको इकोनॉमिक्स में हम अपने डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या मानते हैं? पार्ट मानते हैं। इसी तरह से वर्ल्ड बैंक का एक ऑफिस दिखाई दे रहा है, तो वर्ल्ड बैंक का ऑफिस का एरिया है, उसको हम अपने डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट से क्या करते हैं? बाहर कर देते हैं। इसी तरह से मान लो यूनाइटेड किंगडम का अगर कोई हाई कमीशन इस्टेब्लिश्ड है हमारे यहां, तो उसको भी हम क्या करते हैं? अपनी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर कर देते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कि हमारा और अमेरिका का ओपन स्काई ट्रीटी है, यानी हमारे हवाई जहाज अमेरिका जाके किसी भी हवाई अड्डे पर लैंड कर सकते हैं, अमेरिका के आके हमारे यहां लैंड कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम उसको अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में भी दिखाते हैं और अमेरिका वाले उस एयर एरिया को अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में भी क्या करते हैं? दिखाते हैं। मान लीजिए जो है अरेबियन सी है, अरेबियन सी, या मान लीजिए बे ऑफ बंगाल है, जितने एरिया तक हमारे शिप्स, फिशिंग वेसल्स जा सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं, ठीक है, जहां पे जाके वो माइनिंग कर सकते हैं,
तेल निकाल सकते हैं, नेचुरल गैस निकाल सकते हैं, वो सारा का सारा एरिया हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या है, पार्ट माना जाएगा। तो जितना टेरिटोरियल वाटर है वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या है, पार्ट है। आज का वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।